अब बस करते हैं ना, बहुत देर हो गई। रुक ना तन्नू, कितना मजा आ रहा है, थोड़ी देर और खेलते हैं ना। नहीं यार, मुझे अब भूख लग रही है। खाना कैसे खाएगी? क्यों, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो अभी तक आई ही नहीं, पहले वो आएंगी फिर खाना बनाएंगी और उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना। ओफो, तब तक मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। अच्छा रुक, मैं कुछ करती हूँ। अब सुन, दूध ब्रेड खाएगी? हाँ हाँ खा लूंगी। मुझे पता था। तू यहीं रुक, मैं दुकान से ब्रेड लेकर आती हूँ। ये है मनीषा और तनीषा, दोनों जुड़वा बहनें हैं। जब तनु और मनु छोटी थी तभी एक हादसे में उनके पिता की मौत हो गई। तभी से तनु और मनु की माँ ममता पर ही घर और बाहर की सारी जिम्मेदारियां थी। ममता को आने में अभी वक्त था, सो मनु दुकान से जाकर एक ब्रेड का पैकेट खरीद लाई और उसे दूध में तोड़कर अपनी छोटी बहन को दे दिया और फिर, ले तन्नू, बन गया तेरा दूध ब्रेड। थैंक यू दीदी। क्या कहा? दीदी? अच्छा, वैसे तो सारा दिन मनु मनु कहकर चिल्लाती रहेगी और तुझे दूध ब्रेड क्या दे दिया? तेरे आचार विचार संस्कार सब बदल गए। हाँ तो निकल गया मुंह से, बोल तो क्या करूं? अब तुम ही बता दो मुझे, क्या बुलाऊं, दीदी या मन्नू? रहने दे, तेरे मुंह से दीदी ज्यादा अजीब लग रहा है, तू तो मन्नू ही बुला मुझे। मन्नू की इस बात पर दोनों बहनें हंसने लगी। फिर दोनों बहनों ने दूध ब्रेड खाया और फिर खेलने लगी। पर अब क्या खेलें? घर घर तो नहीं खेलना मुझे। मेरे पास एक आइडिया है, तू जाकर 2 पेन लेकर आ, तू मेरे हाथ में मेहंदी लगा, फिर मैं तेरे हाथ में मेहंदी लगाऊंगी पेन से। हाँ ये अच्छा रहेगा, लेकिन पेन से नहीं, फिर पेन मिटता नहीं है, मम्मी गुस्सा करेंगी। एक काम करते हैं, वाटर कलर से मेहंदी बनाते हैं, वो झट से धुल भी जाएगा। हाँ यार ये सही रहेगा और हमारी मेहंदी भी रंगीन हो जाएगी। पर हम कौन सा डिजाइन बनाएं? एक बढ़िया सा मोर बनाते हैं। मेहंदी बनानी है, पेंटिंग नहीं, बड़ी आई मोर बनाने वाली। हाँ तो क्या हो गया, चलना बनाते हैं। इसके बाद दोनों बहनों ने वाटर कलर लिए और एक दूसरे के हाथ पर मोर के डिजाइन वाली मेहंदी बनाने लगी। फिर करीब 1 घंटे बाद दोनों दरवाजे की तरफ अपना मुंह कर बैठ गई। वो दोनों अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उनकी माँ ममता आ गई और फिर, तन्नू मन्नू कैसी हो तुम दोनों, कोई शैतानी तो नहीं की ना? नहीं मम्मी, पता है मुझे भूख लग रही थी तो मन्नू ने मुझे। मन्नू, मैंने कितनी बार मना किया है, जब मैं घर में नहीं होती हूँ तो गैस के पास मत जाया करो। अरे अगर आग वाग लग गई तो फिर क्या करोगी तुम दोनों? अरे मम्मी सुन तो लो, वो कह रही है कि मैंने उसे दूध ब्रेड बना कर दिया था, गैस का तो उसमें कोई काम ही नहीं था। अच्छा फिर ठीक है, वो क्या है ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ इसीलिए ठीक से सुन नहीं पाई। चलो जल्दी से, अब जल्दी से तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। हाँ मम्मी, पर पहले ये तो देखो, हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाई है। ये क्या है? मैंने और मन्नू ने मोर का डिजाइन बनाया है। मोर? पर ये तो बतख लग रही है। देखा, तेरी मोर बतख लग रही है और मम्मी मेरा मोर देखो तो। ये तो मुर्गा लग रहा है। ममता की इस बात पर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। आज बहुत दिन बाद ममता इतना खुलकर हंसी थी। पति की मौत के बाद से जिम्मेदारियों ने जैसे उसकी हंसी छीन ली थी। उसके पति राहुल की मौत के बाद ममता ने एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था, जहां वो सारा दिन मेहनत करती थी और वहां से जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं से अपना घर चलाती थी। मम्मी एक बात कहूं? हाँ बोलना। आप अपने पार्लर में पूरी दुनिया को मेहंदी लगाते हो, हम दोनों को भी लगाओ ना। अच्छा तो बताओ क्या बनाऊं तुम्हारे इन छोटे छोटे हाथों पर? मम्मी आप एक काम करो, आप ना हमारे एक हाथ पर एक रानी बनाओ बिल्कुल अपने जैसी, और एक हाथ में एक सुंदर सा राजा बिल्कुल पापा जैसा। दोनों के हाथों पर एक जैसा डिजाइन। हाँ मम्मी प्लीज ना। अच्छा बाबा ठीक है, तो चलो बनाते हैं। जाओ सबसे पहले दोनों अच्छे से हाथ धोकर आओ। ममता ने पहले मन्नू के एक हाथ में रानी बनाई और दूसरे हाथ में एक सुंदर सा राजा। मेहंदी लगाते हुए ममता को अपने पति राहुल की याद आ रही थी। वो भीगी आंखों से मेहंदी लगाती रही। उसने मन्नू के बाद तनु के हाथों में भी ठीक वैसे ही राजा रानी बनाए। मेहंदी लगवाते लगवाते दोनों बहनें सो गईं। ममता उनकी मासूम शक्लों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उन दोनों को चादर ओढ़ाई और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। उसकी नींद अभी लगी ही थी कि तभी रात में उसे जोर की आवाज सुनाई दी। उसके घर के दरवाजे की कुंडी टूट चुकी थी
और दो लोग उसके सामने खड़े थे। क्या हाल है भाभी जी? नमस्ते। रोहन, तुम? ये क्या तरीका है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसने की? मेरा घर तेरा नहीं, ये मेरे भाई का घर है। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो अब ये घर मेरा हुआ। और सिर्फ ये घर ही क्यों, उसके खेत, उसकी जमा पूंजी, सब कुछ मेरा है। नहीं, ये सब मेरा और मेरी बच्चियों का है, तो कभी ये सब हमसे नहीं छीन पाएगा। ये बात तो ठीक है, पर इसका भी एक हल है मेरे पास। सोचो प्यारी भाभी, अगर तुम ही ना रही तो तब तो ये सब मेरा होगा ना। हाँ? बांध दो इसे कुर्सी से और आग लगा दो इस घर में। और सुनो जरा, हल्ला कम करना। ऊपर वाले कमरे में मेरी प्यारी भतीजियां सो रही होंगी, उनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। चाचा उनको तकलीफ नहीं देना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि वो सोते सोते ही अपने पापा के पास चली जाएं, बिना किसी तकलीफ के। रोहन अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हैवानियत पर उतर आया था। उसने ममता को कुर्सी से बांधकर पूरे घर में आग लगा दी और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उसे लगा कि उसने ममता और उसकी दोनों बेटियों को हमेशा के लिए रास्ते से साफ कर दिया है, पर ऐसा था नहीं। शोर से मनु की नींद खुल गई और उसने छिपकर रोहन और ममता की सारी बातें सुन ली थी। उसने फौरन तनु को उठाया और खिड़की खोलकर पीछे के रास्ते से भाग निकली, लेकिन रोहन को इस बात की खबर लग गई। उसके आदमियों ने उन दोनों का पीछा किया, लेकिन उन्हें चकमा देने के लिए जैसे ही दोनों बहनें एक दोराहे पर पहुंची तो तन्नू दाएं मुड़ गई और मनु बाएं। और फिर पूरे 20 साल बाद। तन्नू, भाग भाग जा। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो हो ना? अब हाँ मेरी बच्ची, बुरा सपना देखा मैंने। अब सो जाओ, तुम सो जाओ। मनु अब एक 10 साल की बच्ची की माँ थी। उसने अपनी बेटी रिंकी को अपनी गोद में सुला लिया और फिर उसी शाम, मम्मा मैं बच्चों के साथ बाहर खेलने जाऊं? हाँ जाओ, पर जल्दी घर आ जाना। ठीक है? ठीक है मम्मी। रिंकी अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। तभी एक लड़के ने उसके हाथों को देखकर उससे पूछा, तेरे हाथ में ये ड्राइंग किसने बनाई है रिंकी? अरे पागल, इसे मेहंदी कहते हैं। वो मेरी मम्मा ने करवा चौथ का व्रत रखा था ना, तो उन्होंने अपने हाथों में यही मेहंदी लगाई थी। मैंने भी मम्मा से कहा कि वो मेरे हाथों में वैसी ही मेहंदी लगा दे। जरा दिखा तो सही। क्या हुआ कुश, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? पता है, जो मेरी क्लास टीचर है ना, कल मैंने उनके हाथों में भी सेम टू सेम ऐसी ड्राइंग देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही। एक हाथ में राजा और एक हाथ में रानी, और वो दोनों राजा रानी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे। क्या बोल रहा है? लेकिन ये डिजाइन तो सिर्फ मेरी मम्मी बनाती है। अच्छा एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। पर क्यों? मैं अपनी मम्मा से पूछूंगी कि उन्होंने ये डिजाइन कहाँ से देखकर सीखा। मेरा घर बस पास में ही है, आजा। अब मैं मम्मा से बोलकर तुझे मैंगो जूस पिलवाऊंगी। पर मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे घर जाना है। इसके बाद रिंकी अपने दोस्त कुश को अपने साथ घर ले गई। कुश पहली बार रिंकी के घर जा रहा था और जैसे ही मनु ने घर का दरवाजा खोला तो कुश एक बार फिर हैरान रह गया। तनिषा मैम, आप यहाँ रहते हो? नहीं बेटा, मैं तनिषा नहीं मनीषा हूँ। क्या तुमने क्या कहा अभी? तनिषा? मैम सॉरी आंटी, वो मेरी क्लास टीचर है ना तनिषा मैम, आप बिल्कुल उनके जैसी दिखती हैं। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कुश से पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी तनिषा मैम, तुम्हें पता है? नहीं, पर मेरी मम्मी को पता है। आप चलो मेरे साथ मेरे घर, वो आपको बता देंगी। मनु ने फौरन कार निकाली और फिर कुछ ही घंटों के बाद वो तनु के घर के सामने खड़ी थी। दरवाजे की घंटी बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला तो वाकई तनु सामने खड़ी थी और उसके हाथों में वही मेहंदी थी जो उन दोनों ने बचपन में अपनी माँ से लगवाई थी। पूरे 20 सालों के बाद एक दूसरे से मिलकर तनु और मनु सन रह गए, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो एक दूसरे के गले लग गई। मीरा, ओ मीरा, चल तो जल्दी से आटा गूंथ दे, मैं फटाफट रोटियां सेक दूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं गूंथ पाऊंगी, मैंने मेहंदी लगा ली है हाथ पर। क्या? सुबह सुबह तू फिर मेहंदी लगाकर बैठ गई? बड़ी मक्कार है सच में। काम में मदद ना करनी पड़े इसलिए जब देखो मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। चल जल्दी से हाथ धोकर आ मेरे पास, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। माँ बस आज कर लो ना, देखो ना मैंने कितनी मेहनत से कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा के हाथों पर पड़ती है उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो मीरा से कहती है, अरे वाह मीरा, तूने तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ माँ, वो शांति दीदी ने मुझे एक किताब दी थी कल, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं, बस उसी में से देखकर लगाई है मैंने। सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। अरे लेकिन मुझे तो, ओफो, फिर लगा लिया ना तूने बातों में, पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से तू भी मेहंदी लगाकर महारानी जैसे बैठ गई है। माँ
तुम इतना परेशान क्यों होती हो? 1-2 घंटे में जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मीरा की बात मानकर कावेरी काम पर चली जाती है। वो एक बड़ी सोसाइटी के घरों में काम करती थी और इसी काम से कावेरी और मीरा का गुजारा चलता था। कावेरी के पति की कई साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से कावेरी पर ही सारी जिम्मेदारी थी। मीरा भी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाती थी। मीरा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उसने अपने घर के पीछे मेहंदी के कई सारे पौधे लगा रखे थे, जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने हाथों से मेहंदी के पत्तों को पीसकर अपने हाथों में लगाने के लिए तैयार करती थी। फिर एक दिन, मीरा, हमें इस जगह पर थोड़ी मोड़ी खेती कर लेनी चाहिए। ये मेहंदी के पौधों से कुछ कमाई थोड़े ही हो रही है। खेती कर लेंगे तो कुछ पैसे ही बन जाएंगे। नहीं माँ, मेरे मेहंदी के पौधों को हाथ भी मत लगाना। बाजार से मेहंदी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास। अब इन्हें तो रहने दो। ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू थे। कावेरी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मीरा, मैं जानती हूँ तुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा अपनी हालत तो तुझे पता ही है ना। मैं कितनी मुश्किल से। माँ, सब समझती हूँ मैं। जाओ कर लो जो करना है। इतना कहकर मीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कावेरी को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मीरा की मेहंदी के पौधों को कुछ नहीं करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से कावेरी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी। तो मीरा ने उससे कहा, माँ, तुम रहने दो, तुम्हें बुखार है, रात भर सोई नहीं हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नहीं मीरा, तू कैसे? ना, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जाती हूँ। कावेरी जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है। मीरा उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है और उससे कहती है, बस माँ, अब तुम आराम करोगी और काम पर अब से मैं जाऊंगी। कावेरी घर पर रहकर आराम तो कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसे अच्छे इलाज की भी जरूरत थी, जिसके लिए पैसे थे नहीं। दूसरी तरफ अब हर रोज मीरा काम पर जाती और लौटकर घर के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। इस सब में उसे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था। मीरा, कितने दिन हो गए तूने मेहंदी नहीं लगाई? हाँ माँ, बस मन नहीं कर रहा। अच्छा, मेहंदी लगाने का तेरा मन नहीं? मैं सब जानती हूँ। मैंने बिस्तर पकड़ लिया है और मेरी फूल सी बच्ची पर सारे काम पड़ गए हैं। अब बस बहुत हो गया आराम। मीरा, जा, तू जाकर मेहंदी लगा ले, आज मैं जाऊंगी काम पर। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कर लूंगी सब। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ये मेहंदी का मुझे शौक नहीं। इतना कहकर मीरा काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा सोसाइटी के कई घरों में काम करती थी। उन्हीं में से एक घर आरती का भी था। उसके घर पर तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तीज की तैयारियों में मीरा भी मदद कर रही थी। इसी बीच, अरे ऐसे कैसे? मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं। मैं क्या कहूँगी उन्हें? फोन पर काफी देर बहस करने के बाद आरती फोन रख देती है। उन्हें उदास देखकर मीरा उससे पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ मीरा, बड़ी मुसीबत हो गई। कल तीज का फंक्शन है, मैंने सबको मेहंदी लगवाने के लिए यहीं बुला लिया है और आखिरी मौके पर ये पार्लर वाली धोखा दे गई। कह रही है कल नहीं आ पाएगी। अब क्या होगा? इतनी जल्दी कौन तैयार होगा सबको मेहंदी लगाने के लिए? मैडम जी, वैसे मैं भी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ। अरे हाँ, कावेरी ने मुझे बताया तो था एक बार कि तुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। वैसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तू देख ले बेटा, बहुत सारे हाथ लगाने होंगे और मेहंदी बढ़िया लगनी चाहिए सबके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम जी, मैं सब अच्छे से करूँगी। बहुत दिनों बाद मीरा के चेहरे पर खुशी थी। उसने घर पहुंचते ही मेहंदी के खूब सारे पत्ते तोड़कर पत्थर पर पीसना शुरू कर दिया। ये देखकर कावेरी ने मीरा से कहा, अरे मीरा, शाम हो गई है, अब मेहंदी मत लगा, मौसम भी ठंडा है बेटा। ये मेहंदी मैं अपने लिए नहीं पीस रही माँ, वो 5वें फ्लोर वाली मैडम जी है ना, कल उनके यहाँ लगानी है। अच्छा बेटा, पर ध्यान से बेटा, वो बड़े लोग हैं, कोई गलती ना हो जाए। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेहंदी लगाने में मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मीरा खूब सारी मेहंदी तैयार करके अगले दिन आरती के घर पहुंच जाती है। वो अपनी मेहंदी को कोन में भरने लगती है कि तभी आरती की एक फ्रेंड आरती से, आरती, ये किसे बुला लिया तुमने? मैंने जिस पार्लर का नंबर दिया था तुम्हें, उससे बात नहीं हुई क्या? हुई तो थी, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मीरा है, मेरी हाउसमेड है ना कावेरी, ये उसी की बेटी है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये। ओफो आरती, तुम भी ना, पार्लर की बात अलग होती है, उन लोगों का मटेरियल ब्रांडेड होता है, मेहंदी के रचने की गारंटी मिलती है वहाँ से, और
इसकी मेहंदी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इस पर तो कोई लेबल तक नहीं है। अगर कुछ गलत रिएक्शन हो गया हाथों पर तो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी, ये मेहंदी मैंने खुद पीस कर तैयार की है। मेरे पास बहुत सारे मेहंदी के पौधे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों को नुकसान दे। ना भाई ना, सॉरी आरती, बट मैं अपने हाथों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम सब लगवाओ, मैं तो पार्लर जाकर ही लगवाऊंगी। इतना कहकर आरती की दोस्त शालिनी वहाँ से चली जाती है। आरती मीरा को इशारा देकर काम शुरू करने को कहती है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, इस बच्ची ने कमाल की मेहंदी लगाई है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मेहंदी का वैसा रंग आएगा जैसा पार्लर वाली मेहंदी का आता है। अब बस भी करो शालिनी, मेहंदी कैसी रचेगी ये कल तक पता चल ही जाएगा ना। बच्ची है वो, उसे इस तरह डराओ तो मत। अरे मुझे क्या, मेरे हाथ कौन सा खराब होने वाले हैं, तुम ही लोग लगवाओ और तुम ही भुगतना। शालिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे पूरा यकीन था कि मीरा की मेहंदी रचेगी नहीं, साथ ही हाथों पर उसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग था। अगले दिन मीरा के घर पर। अरे मैडम जी, आप यहाँ? आपने तो आज काम पर आने के लिए मना किया था ना, मैं इसीलिए नहीं आई। हाँ, कल तुम कितना थक गई थी, इसीलिए मैंने आने को मना किया। मैं यहाँ तुम्हें काम पर बुलाने नहीं बल्कि किसी और काम से आई हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? अरे माफ कीजिएगा मैडम जी, आइए अंदर आइए। आरती को देखकर कावेरी भी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। आरती के साथ उसकी दोस्त शालिनी भी थी। मीरा उन दोनों को पानी देते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम जी, मेहंदी तो ठीक से रची ना मैडम जी? ये तुम्हें मैं नहीं, शालिनी बताएगी। फिर शालिनी अपने हाथ मीरा की तरफ बढ़ा देती है। उसके हाथों पर कई जगह छाले पड़े हुए थे। ये देखकर मीरा उससे कहती है, अरे ये क्या हुआ मैडम जी? मैंने तुमसे मेहंदी नहीं लगवाई, उल्टा तुम्हारा अपमान करती रही, उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने सबसे महंगे वाले पार्लर में जाकर मेहंदी लगवाई। मैंने उनसे जोर देकर कहा कि मेहंदी का रंग बहुत बढ़िया आना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला दिया मेहंदी में, और मेरे हाथों का ये हाल हो गया। और दूसरी तरफ तुम्हारी मेहंदी, जिसने भी लगवाई उसके हाथों की रंगत ही अलग है। देखो आरती के हाथ देखो जरा। आरती ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, जिन पर मीरा के हाथों से लगी मेहंदी का बहुत ही अच्छा रंग चढ़ा था। फिर आरती कावेरी के पास जाकर उससे बोली, बस कावेरी, ये झाड़ू पोछा और बर्तन बहुत करवा लिए तुमने मीरा से, ये अब वो करेगी जो इसे करना चाहिए। जी क्या मतलब मैडम जी? ये अब मेहंदी लगाएगी सबके हाथों पर। हमारी एक दोस्त का अपना ब्यूटी पार्लर है, उसे मीरा का काम और उसकी मेहंदी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वो मीरा को अपने यहाँ काम देना चाहती है, अच्छे पैसे भी देगी वो मीरा को, और तो और वहाँ रहकर मीरा पार्लर के दूसरे काम भी सीख पाएगी। आरती की बात सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर आरती का शुक्रिया अदा करती है। मीरा भी बहुत खुश थी। अब न सिर्फ वो अपना मेहंदी लगाने का शौक पूरा कर सकती थी, बल्कि अच्छे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती थी। Thanks for watching.